हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे हेडिंग। तो जो बोर का मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब जैसे हाइड्रोजन हुआ, जैसे हीलियम प्लस हुआ, जैसे लिथियम 2+ हुआ, जैसे बेरिलियम 3+ हुआ। मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे वो एटम हो चाहे वो आयन हो। आगे देखिए, हम सब जानते हैं कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो फेल हो चुका था। ओके, फिर इसके बाद जो नील बोर है, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मदद से, प्लैंक्स क्वांटम थियरी की मदद से और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मिलाकर पूरा अपना एक थियरी दिया, और जिसे हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थियरीज। ओके, तो देखिए, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। सबसे पहला एक चीज आप याद रखना, बोर की थियरी का जो भी पोस्टुलेट है वो सब कुछ मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आया हुआ है। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, fixed radius and energy, many possible circular path of fixed radius and energy, जिसकी रेडियस और एनर्जी क्या होती है? फिक्स। ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे 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 कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। कैसे पाथ में? सर्कुलर पाथ में। तो इलेक्ट्रॉन जहां पे भी घूमेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब पूरा सर्कुलर ही बना के दिखाना होगा, चलिए सर्कल ही बना के दिखा देते हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स वेलोसिटी या फिर एक फिक्स एनर्जी के साथ, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी कोई भी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है। ना साथियों, इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आ समझ में? ये इलेक्ट्रॉन का डायलॉग था, बस मजाक कर रहा हूँ। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई एरोप्लेन जब आसमान में उड़ती है तो क्या उसका रास्ता होता है? जी नहीं, जहां पे एरोप्लेन उड़ती है बस वही उसका रास्ता बन जाता है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन जहां भी घूमेगा न्यूक्लियस के अराउंड, उसी को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट। और इसी का एक दूसरा नाम भी है साथियों, शेल। ओके, तो जब भी आप शेल बोलोगे, के शेल, एम शेल, एन शेल, और जब भी ऑर्बिट यूज करोगे 1 2 3 ऐसे नंबर यूज करना। आया समझ में? चीज तो दोनों एक ही है। तो एक फिक्स डिस्टेंस पे घूमता है। ऐसे तो घूमने को ये सारे जगह पे घूम सकता था, लेकिन वो घूमता सिर्फ यहीं पे है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन सर यहीं पे काहे घूमता है? दूसरी ऐसी क्या वजह है कि वो यहाँ पे नहीं घूमता, यहाँ पे नहीं घूमता, यहाँ पे नहीं घूमता? वो सब कुछ डिस्कस करेंगे साथियों। चलिए देखते हैं आगे। These orbits are arranged concentrically, okay, concentrically around the nucleus in an increasing order of energy. ओके, तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। कॉन्सेंट्रिकली। आया समझ में? क्या बात है, कॉन्सेंट्रिकली। कहाँ की कली? कॉन्सेंट्रिकली। मतलब इसका बेसिकली कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के अराउंड, ओके, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जितने डिस्टेंस पे घूमेगा उसकी एनर्जी फिक्स होगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? ये बाहर वाले की है। ओके, ये सब कुछ प्रूफ भी किया नील बोर ने अपने मैथमेटिकल इक्वेशन से। ठीक है, आगे देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है उसका एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। वो एक फिक्स एनर्जी, फिक्स वेलोसिटी और एक फिक्स डिस्टेंस पे घूमता है मेरे भाई। आ रहा है समझ में? However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state. Okay, will move from a lower stationary state या फिर एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट से एक हायर एनर्जी ऑर्बिट पे, अगर उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया जाए। ठीक है, और
इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करके फिर ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर पे आ सकता है। ओके, बट ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता। ओके, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता, एनर्जी का एक्सचेंज कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता, याद रखना। आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ पे मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा बहुत सारा शेल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और कितनी एनर्जी चाहिए, मान लीजिए इसकी एनर्जी, सपोज आपको समझाने एक्चुअली बोलूँ तो इसका परफेक्ट एक डेटा है। जैसे फर्स्ट शेल की एनर्जी होती है -13.6 अपॉन 1, दूसरे वाले की होगी -13.6 अपॉन 4। ओके, ऐसा है। तो एक फिक्स डेटा है, ये जो डेटा मैंने दिया आपको फिक्स है, बट वो फिक्स डेटा के बदले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इसकी एनर्जी 2 किलो जूल है और यहाँ पे 5 किलो जूल है। ओके, तो कितनी एनर्जी लगेगी इसको, 5 - 2 मतलब 3 किलो जूल की एनर्जी अगर आप इलेक्ट्रॉन को दे दो तो यहाँ से मतलब फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जंप कर जाएगा। अगर एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो आप ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए। और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं एक्साइटेशन, मतलब एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चले जा रहा है। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस किसी भी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी ह्यूमन बॉडी हो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी लेवल पे आया है साथियों, वो ग्राउंड स्टेट पे तो जाएगा, ऐसे ग्राउंड स्टेट पे तो जाएगा। हाँ समझ में? और जब ये ग्राउंड स्टेट पे जाएगा या फिर लोअर एनर्जी स्टेट पे जाएगा तो ये एनर्जी को एमिट करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। और यही एनर्जी का जो एमिशन होता है उसी से रिलेटेड यहाँ पे बोला गया है डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर। कोई जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूअस मैनर में हो, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। हाँ समझ में? ऐसा है। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर एनर्जी में, एनर्जी लेके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसे एक्साइटेशन कहते हैं। और जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो उसे हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन। अब जिन्हें नहीं पता सर लोअर एनर्जी क्या है और हायर एनर्जी क्या है, तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ। अगर ये फर्स्ट शेल है तो ये लोअर एनर्जी है, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सर्कुलर मोशन से चीजें बता गई है। ओके, पहले इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है, ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो देख लीजिए। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसे जरूरत होती है एंगुलर मोमेंटम की। क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम। मतलब सिंपल सी बात है, जो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। मोमेंटम, जो भी चीज घूमती है या मोशन में होती है उसके पास मोमेंटम होता है। क्यों, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन जब एंगुलर में घूमेगी, जब कोई बॉडी एंगुलर पाथ फॉलो कर रही है, मान लीजिए कोई बॉडी है एम और ये एंगुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट इज mvr। आपने एंगुलर वेलोसिटी तो सुनी ही होगी। ओके, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी के फॉर्मूले से ये एंगुलर मोमेंटम डिराइव है। तो एक चीज आप याद रखना कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन दिखाती है तो उस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम होता है, और नो डाउट उसे एक फोर्स की भी जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रहा है समझ में? तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसे कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और ये बात पूरी दुनिया को साथियों रदरफोर्ड ने बता दी थी। रदरफोर्ड ने ये बात सबको बता दी थी और ये बात जे थॉमसन को भी मालूम है। हाँ समझ में? तो फिलहाल आपने क्या सीखा कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे देखिए कैसे आता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एमवीआर। एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया और ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर,
और ओमेगा क्या होता है v अपॉन आर, तो एम आर स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर। सर इसमें v क्या है, वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर के r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एम वी आर। इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे देख रहे हो ये बॉडी है, ये सेंटर है, और ये बॉडी कौन सा मोशन दिखा रही है, सर्कुलर मोशन। अब देखिए यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर between two stationary state that differ in energy delta E is given by following expression। अब जरा देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन देखिए पहले लोअर स्टेट में था, यहाँ पे था, मान लीजिए यहाँ से ये थर्ड स्टेट में चला गया। अब इसने क्या किया, फर्स्ट स्टेट से थर्ड स्टेट में गया ना, तो यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या थी, कम। अब यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ओके मैं आपको बता दूं यहाँ पे एनर्जी उसकी कम इसलिए थी क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में था। आप ऐसे मान लीजिए कि जिस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, और जिस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, या फिर मैं बता दूँ तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। और वो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक आएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। जैसे -13.6 है, -13.6 है, और एक -13.6 डिवाइड बाय 4 है, तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, बताइए कौन सी एनर्जी ज़्यादा है। ये वाली एनर्जी ज़्यादा है, और ये वाली एनर्जी क्या है, कम। ओके तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव साइन के साथ उतनी कम एनर्जी। ओके और जितना छोटा नंबर होगा नेगेटिव साइन के साथ उतनी एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, मतलब सिंपल बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी फर्स्ट शेल में होगी। ओके तो अब इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल से थर्ड में गया तो उसने क्या किया, ट्रांजिशन किया ना। तो ट्रांजिशन करने के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी लगी होगी, और वो एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू E3 माइनस E1, या फिर आप और अच्छे से लिख सकते हो E फाइनल माइनस E इनिशियल। ओके क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने से यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, उसके लिए क्या लगेगी, एनर्जी। और ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो फिनोमेना था एक्साइटेशन का, ऐसा भी तो हो सकता है जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये फिर ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एमिशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा था, एक लोअर एनर्जी से हायर में जा रहा था, कम से ज़्यादा में जाना है तो एब्जॉर्ब होगा ना। देखिए आप एक नॉर्मल बिल्डिंग से, आपका घर एक फ्लैट है एक बिल्डिंग में, वहां से बंगले में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, रोकड़ा खर्चा करना होगा, रोकड़ा खर्चा करना होगा। और अगर आप बंगलों से नॉर्मल बिल्डिंग में आ रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, रोकड़ा रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब बिल्डिंग से बंगलों में जाने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, आ रहा समझ में, लेकिन बिल्डिंग से बंगलों से बिल्डिंग में आने के लिए कम खर्चा है। मतलब एक लोअर एनर्जी से, एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए एब्जॉर्प्शन होगा, और एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने के लिए एमिशन होगा, और इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। तो दूसरे केस के लिए डी एक्साइटेशन के लिए या फिर एमिशन के लिए क्या हो जाएगा, E3 सॉरी इनिशियल E3 हो गया और फाइनल E1 हो गया, तो E1 माइनस E3 ओके इज इक्वल टू डेल्टा ई। आ रहा है समझ में। तो डेल्टा ई आप सबको पता है, प्लैंक क्वांटम थियरी, तो उसे यूज़ करके आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं रेडिएशन की। ऑब्वियसली यहाँ से रेडिएशन आएगा, वेव आएगी, एनर्जी आएगी, समझ में आ रहा है ना आपको, तो एनर्जी आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, डेल्टा ई इज इक्वल टू HC बाय लेमडा, या फिर डेल्टा ई इज इक्वल टू H न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई बाय H, और डेल्टा ई तो आपके सामने है, E3 माइनस E1 कर सकते हो एक्साइटेशन के लिए, और डी एक्साइटेशन के लिए E1 माइनस E3 हो गया। ये देखिए यहीं पे दिया है, जहाँ पे E1 और E2 क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर एंड हायर अलाउड एनर्जी स्टेट रेस्पेक्टिवली। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज बोर फ्रीक्वेंसी रूल। अब आगे देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। अब यहाँ पे अगर देखो तो mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम, n क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर,
और ये h अपॉन 2 पाई क्या है, एक कांस्टेंट। तो जब एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी की इंटीग्रल मल्टीपल हो तो उसे हम कहते हैं द वैल्यू इज क्वांटाइज्ड। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर क्वांटाइजेशन। बोलो आया समझ में, इसे हम बोर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं, इसके बारे में तो नील बोर को खुद को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वहीं पे घूम रहा है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल हो रहा है, h अपॉन 2 पाई का। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। अब यहाँ पे इतनी सारी जगह है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन उसका बोल रहे ना घूम नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे उसका एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, NH अपॉन 2 पाई। और यहाँ पे n कितना आएगा, 3। n स्टैंड्स फॉर व्हाट, नंबर ऑफ शेल। तो ये कौन सी शेल है, थर्ड। समझ में आया। तो ये इस जगह पे क्यों नहीं घूमा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल नहीं था, किसका, h अपॉन 2 पाई का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Thus, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Thus, only certain fixed orbit are allowed here. मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं घूमता, वहीं पे घूमता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। अब देखिए रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर थियरी इज यूज्ड टू डिराइव द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। बोर थियरी क्या हुई, यूज हुई, ये ऑर्बिट की एनर्जी बताती। बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पजेस करनी होगी, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा, चाहे वो एक्साइटेशन हो सकता है चाहे वो डी एक्साइटेशन हो सकता है। दैट इज द स्टेशनरी स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। द रिजल्ट ऑफ बोर थियरी फॉर हाइड्रोजन एटम आर समराइज्ड हियर। सबसे पहले द स्टेशनरी स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम आर नंबर एज 1 2 3। These integers are known as principal quantum number। ये सब हमने पढ़ना है आगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्क्रॉडिंगर की इक्वेशन आएगी, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 क्वांटम नंबर मिलेंगे, वो पढ़ना है। द रेडिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अब देखिए ये सब का कैलकुलेशन जेई नीट लेवल पे होता है, परफेक्ट। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये पूरे बोर के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने एक इक्वेशन नहीं दिया, वो कौन सा था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। सर ये क्या है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब इसके एक्सप्रेशन से और ये वाला एक जो एक्सप्रेशन है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इन एक्सप्रेशंस को यूज करके एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट, ये सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है साथियों। लेकिन ये हमारे स्टेट बोर्ड में नहीं है। लेकिन अगर आपको जानना है स्टेट बोर्ड के अलावा, अगर आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए अलग वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं होता यहाँ पे। आया समझ में, चलिए देखते हैं। वेर ए नॉट इज 52.9 पिकोमीटर। ये ए नॉट जो देख रहे हैं वो कांस्टेंट है, एन स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑर्बिट नंबर, ओके। और ये आर एन क्या है, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। दस द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट इज कॉल्ड एज बोर रेडियस, और वो कितनी होती है, 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, या फिर आप इसे एंगस्ट्रॉन में लिख सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉन। ओके, कैसे, एक पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉन होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये 10 टू द पावर -12 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, 10 टू द पावर -10 मीटर्स को क्या लिख दूंगा मैं, एंगस्ट्रॉन, और ये 10 टू द पावर -2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 52.9 में कितना आ गया, 0.529। पॉइंट सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन का हर एक ऑर्बिट में क्या एनर्जी है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो E1 इज इक्वल टू -RH, जिसको अपन रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज इंटीजर ऑर्बिट नंबर, RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एंड इट्स वैल्यू इज जूल। जूल में इसकी वैल्यू क्या है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। साथ ही आपको ये वैल्यू
नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में आपको ये वैल्यू दी जाएगी। द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, मतलब जिसमें सबसे कम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ओके, अब जरा देखिए, वो कैलकुलेट कर सकते हो आप, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, एन का वैल्यू क्या रख दीजिए 1, तो आपको ये आंसर आ जाएगा जूल। एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2 इज, ये देखिए नीचे 2 है, ये इतना आ गया जूल, ये सेकेंड शेल की एनर्जी। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ये हाइड्रोजन के लिए है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, किसी भी एटम में मत लगा देना। व्हाट डज द नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कन्वे, देखिए यहाँ पे आप सब लोग देख रहे हैं, ये नेगेटिव वैल्यू बता रही है। ये नेगेटिव वैल्यू क्या बता रही है पता है, कि ये जो न्यूक्लियस है उसके नज़दीक इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और ये जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा उतनी इसकी एनर्जी कम होगी। यही नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। आया समझ में, सबको समझ में आ गया? यस सर, फेंटाबुलास्टिक, फैंटास्टिक। तो याद रखिएगा, ये नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी उतना कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, और नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी है उतनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। और मैं आपको सिंपल बताऊं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक होता है उतनी उसकी एनर्जी कम होती है, और जितना न्यूक्लियस से दूर रहता है उतनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, बस यही है नेगेटिव साइन का मतलब। अब देखते हैं, अब देखिए, क्या आप जानते हैं द बोर थियरी इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में। सर क्या न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन मैटर करता है? जी नहीं, प्रोटॉन मैटर नहीं करता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट, मतलब न्यूक्लियस के बाहर, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन H2, हीलियम 2 और हीलियम प्लस? तो देखिए ये 1H2 है, ये क्या है 1H2, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा प्रोटॉन का नंबर। ओके, यहाँ पे देखिए दिया है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 1। अब हीलियम देखिए, हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 2। आ रहा है समझ में आपको? ये जो नीचे दिया गया है ना, ये एटॉमिक नंबर दिया गया है, और ऊपर क्या दिया गया है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए प्लस चार्ज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचा कितना, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑब्जर्वेशन का मतलब, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, नील बोर रिजल्ट पढ़ रहे थे ना। ये देखिए रिजल्ट ऑफ नील बोर थियरी, उसका डी पॉइंट देखते हैं। बट द थियरी कैन बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, देखिए हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज के लिए, से हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एंड सो ऑन। एनर्जी ऑफ सच स्टेशनरी स्टेट्स एसोसिएटेड विद these species are given by energy in the nth orbit is equal to -2.18 into 10 to the power -18 z square upon n square जूल। ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, और z होता है एटॉमिक नंबर, z होता है एटॉमिक नंबर, और n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आप इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो न्यूक्लियस से, कितने डिस्टेंस पे है वो, ये देखिए रेडियस, दैट इज 52.9 n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर। ओके, n मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z तो एटॉमिक नंबर है। where z is atomic number, from the above expression it can be seen that the energy decreases and the radius becomes smaller as the value of z increases। सिंपल सी बात है, z बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। z मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन नज़दीक होगा किससे, न्यूक्लियस के, तो नो डाउट रेडियस भी कम होगी। और अगर z कम हो जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा। ये तो सिंपल सा रिलेशन है। अब पॉइंट ई देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बोर थियरी। ओके, बोर की थियरी से आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्वांटिटेटिवली इट इज फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ z एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब जैसे जैसे z बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ओके, और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी, लेकिन अगर z बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक है, न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक है, वेलोसिटी इन दी nth ऑर्बिट, और ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इधर है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये है ना फास्ट मोशन होगा, इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा। अरे सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जब आप अपने अपोजिट चार्ज के नज़दीक रहोगे तो चक्कर तो फास्ट लगाओगे ही ना, कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, लेकिन जैसे ही आप अपने अपोजिट चार्ज से दूर होगे साथियों, शांति आ जाएगी, शांति शांति, और आप चक्कर स्लो लगाओगे। ओके, ये चक्कर के बारे में ज़्यादा सोच के घन चक्कर मत बनिए। वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक इक्वेशन भी है और बाकायदा डेरिवेशन भी है, जिसे हम जेई और नीट में डील करते हैं साथियों। अगर आपको जानना है तो ज़रूर बताएं, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसी पे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, हैविंग द न्यूक्लियर चार्ज z इज इक्वल टू 2। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, z इज इक्वल टू 2 है, एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। हीलियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो 2 होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 1 होगा, यहीं पे रख दीजिए, आपको कैलकुलेशन एकदम सिंपल मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद एनर्जी क्या मिलेगी, एनर्जी में सिंपल n का वैल्यू कितना रखना है आपको 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, और z का वैल्यू 2 रखेंगे। तो ये देखिए आपको एनर्जी भी मिल गई और ये मिल गया आपको रेडियस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर थियरी। अब बोर थियरी को लेके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, जिसे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।